हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हरियाणा जीके का लेक्चर लाया जाए चैनल पे, तो आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ हरियाणा जीके के लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी के इन्फॉर्मेशन काम आए और एग्ज़ाम में इससे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो आज के लेक्चर में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पढ़ेंगे, हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तो टाइम को व्यर्थ ना गवाते हुए चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है, और समझा के करवाऊंगा। तो चीज़ों को हमेशा जोड़कर पढ़ना चाहिए, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है हरियाणा शब्द के ऊपर बनता है। तो ये पूछा जाता है कि हरियाणा शब्द का मीनिंग क्या है। तो हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि और आयन। तो जी आप सभी को पता है जो हरि शब्द है उसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो विष्णु या फिर गॉड। तो मैं बहुत लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो उसी में लिख ले। इसी तरह आयन शब्द का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? घर, यानी कि होम। तो अब यहाँ से हरियाणा शब्द का मीनिंग क्या बन गया? होम ऑफ विष्णु, विष्णु का घर। और दूसरा यहाँ से क्या नाम बोल सकते हैं आप? एडोब ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का घर। तो हरियाणा वह प्रदेश है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। तो हरियाणा शब्द के दो मीनिंग बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये मीनिंग क्लियर रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो आप जब जब वीडियो में मैं मिटाता रहूँ साथ में, तो आप प्लीज़ पॉज करके वहाँ पे चीज़ों को लिखते चलिएगा। तो ये एक मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया। इससे ही रिलेटेड, हरियाणा शब्द के मीनिंग से रिलेटेड और क्या चीज़ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ से पता लग गया हरियाणा को होम ऑफ विष्णु या एडोब ऑफ गॉड, विष्णु का घर या भगवान का घर कहते हैं। इसके अलावा और किन नाम से जाना जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनता है वो देख लीजिए। इसके अलावा हरियाणा को आप कहते हैं होम ऑफ आर्यंस, कि आर्यंस यहाँ बसे थे, तो ये किसका घर है? आर्यंस का घर है, ये भी बोला जाता है हरियाणा को। इसके अलावा एक शब्द यूज होता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है, जिस शब्द को आप यूज करते हो, अभिरायण। ठीक है, एक शब्द है अभिरायण। अभिरायण का अगर मीनिंग पूछ ले कि हरियाणा को अभिरायण कह के पुकारा गया है, अभिरायण शब्द का अर्थ बताओ, तो आप क्या बोलोगे? होम ऑफ अहीर। ठीक है, अहीरों का घर भी कहा जाता है किसे? हरियाणा को, अहीरों का घर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक शब्द यूज होता है हरित अरण्यक। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा को हरित अरण्यक कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है हरा भरा वन, ऐसा प्रदेश जो हरे भरे वनों के साथ है। तो ये भी हरियाणा को पुकारा गया है। ये चार मीनिंग्स मैंने आपको बताए, ये आपको याद रहने चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये तो मैंने आपको कुछ मीनिंग्स एक्सप्लेन किए। अब आप सभी को मैं बताता हूँ कि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने हरियाणा को अलग अलग नाम से पुकारा है, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम में आता है लिखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है बच्चे? कमेंट करके बताओ साथ के साथ। तो सबसे पुराना ग्रंथ हमारा है ऋग्वेद। सबसे पुराना ग्रंथ हम किसे बोलते हैं? ऋग्वेदा को बोलते हैं या ऋग्वेद को बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर में क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? तो वहाँ पे हरियाणा को क्या कहा जाता है? रज हरियाणे। हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में? रज हरियाणे। तो ये आपको याद रहना चाहिए। हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है ऋग्वेदा, उसमें इसे किस नाम से पुकारा गया है? रज हरियाणे के नाम से पुकारा गया है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। स्टूडेंट्स, एक शब्द यूज होता है
जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे बोले कि फर्स्ट टेरिटोरियल नेम, यानी कि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पुराने ग्रंथ में से रज हरियाणा कह के पुकारा गया था, तो पहला प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मवर्त। ठीक है, इसे क्या कहकर पूरा पुकारा गया था? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त किस प्रदेश के लिए यूज हुआ था, किसके लिए यूज हुआ था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ब्रह्मवर्त जो पुराने वेदों में या किताबों में जिसका जिक्र आता है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित था? ठीक है, बिटवीन टू विच रिवर्स ब्रह्मवर्त इज सिचुएटेड। तो आपको याद रखना है ये ब्रह्मवर्त है जो, अगर मैं इसको बी से दर्शाऊं तो ये दो नदियों के बीच में स्थित प्रदेश था। एक है सरस्वती और दूसरी नदी है दृश्यवती। स्टूडेंट्स, दृश्यवती को आप एक दूसरे नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, इसको चेतांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर चेतांग के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पजल नहीं होना है, आपको याद रखना वो दृश्यवती के नाम के रिवर के बारे में ही जिक्र कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तीन इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं मीनिंग्स के बाद। पहला, ऋग्वेद में से रज हरियाणा कहा गया है हरियाणा को। दूसरा स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसको ब्रह्मवर्त कहा गया है, इसका पहला प्रादेशिक जो नाम था, मनुष्य स्मृति में इसका जिक्र आता है। तो ये किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ प्रदेश था? सरस्वती और दृश्यवती रिवर के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ विद्वानों ने इसे किस किस नाम से पुकारा है। तो मैं कुछ नाम लिखूंगा, उन्होंने क्या क्या नाम से पुकारा वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर एच.आर. गुप्ता। एच.आर. गुप्ता ने इन्हें क्या कहकर पुकारा है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो एच.आर. गुप्ता है उन्होंने इसे क्या कहा? आर्याना, आर्यंस का घर कहा इन्हें। ठीक है, इसके बाद आते हैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने इन्हें क्या कहकर पुकारा था वो आप लिख लीजिए। उन्होंने इसे अभिरायण कहा था, अभिरायण। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स तीसरे हैं मिस्टर यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने इसे हरियाल के नाम से पुकारा था, हरियाल। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और हुए हैं जिनका नाम है विद्वान राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने इसे हरिधानक्य के नाम से पुकारा है, हरिधानक्य, हरिधानक्य। अगर ये पूछ ले स्टूडेंट्स कि महाराज श्री कृष्ण ने, महाराज श्री कृष्ण ने इन्हें क्या कहकर पुकारा, हरियाणा को किस शब्द से संबोधित किया, तो उन्होंने इसे बोला था हरना। तो ये आपको सारे याद रहने चाहिए स्टूडेंट्स। एच.आर. गुप्ता ने क्या कहा? इन्हें आर्याना है। ठीक है, बुद्ध प्रकाश जी ने इन्हें क्या कह के पुकारा? अभिरायना, जो मैंने आपको बताया था अहिरों का घर। ठीक है, आर्याना से होम ऑफ आर्यंस। इसका यदुनाथ सरकार जिन्होंने क्या शब्द दिया हरियाणा को? हरियाल शब्द दिया। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने क्या कहा? इसे हरिधानक्य के नाम से पुकारा था। तो महाराज श्री कृष्ण ने इसे क्या शब्द से पुकारा? हरना से। तो इनमें से किसी का भी क्वेश्चन पूछ ले ऑप्शन टाइप में बना के, तो आपको दोनों चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादातर ये रहता है कि एच.आर. गुप्ता ने इसे किस नाम से पुकारा, तो नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, किसने क्या दिया था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको पहले बताया कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, फिर मैंने बताया कि इसे किस विद्वान ने क्या कहकर पुकारा। अब आपको बताना चाहिए कुछ बुक्स, उनमें इसको किस किस नाम से वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक का नाम आता है हर्ष चरित।
हर्षचरित। स्टूडेंट्स, हर्षचरित में हरियाणा को श्री कंठ जनपदा के नाम से पुकारा गया है। श्रीकंठ जनपद। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि चीजों को जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये लिखा श्रीकंठ जनपद, तो आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाना चाहिए जो एग्जाम में आता है कि हु गेव दिस नेम। जो श्रीकंठ जनपद है, ये नाम किसने दिया था? हिंदी वाले बच्चे बोलने पे लिख लेंगे श्रीकंठ जनपद जो नामांकन है वो किसने दिया था। तो आपको याद होना चाहिए हरियाणा में एक वंश आएगा, नागा डायनेस्टी। तो नागा डायनेस्टी के जो शासक थे, नागवंश के शासक, उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? श्रीकंठ जनपद का नाम दिया था। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट बुक आती है स्टूडेंट्स महाभारत। महाभारत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से क्या कहकर पुकारा गया था? तो यहाँ पे से बहुधानक्य कहकर पुकारा गया था। बहुधानक्य। अब जैसे कि मैं बीच बीच में क्वेश्चन देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, शब्दों पे गौर करना और वहीं से अपना क्वेश्चन नोट कर लेना। होमवर्क है जी, आप मुझे बताओगे बहुधानक्य का मीनिंग क्या होता है। पेपर में एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि महाभारत में बहुधानक्य कहकर पुकारा गया है हरियाणा को, तो इसका अर्थ बताएं। जिसका अर्थ है, फिर 4 ऑप्शंस दिए होंगे और मीनिंग्स लिखे होंगे। तो आप प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि बहुधानक्य का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, चीजें हमेशा जोड़कर पढ़नी चाहिए। तो महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ब्रेन में उसी टाइम पे आ जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, महाभारत के दौरान एक नकुल दिग्विजय अभियान चलाया था। तो महाभारत में क्या था? नकुल दिग्विजय। इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, तो लिख लीजिएगा पहले इंग्लिश लैंग्वेज में। इन महाभारत, इन नकुल दिग्विजय, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा की किस शहर का वर्णन है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स रोहतक। ऐसे ही यहाँ से एक और क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे पूछा जाए कि नकुल ने हरियाणा के किन 2 शहरों पे मतलब अपना शासन स्थापित किया था, जिनको जीत लिया था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा रोहतक और सिरसा। नकुल ने किन किन 2 शहरों को जीता था? रोहतक और सिरसा। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि नकुल दिग्विजय में किसका कौन सा सिटी डिस्क्राइब्ड है, वो सिटी है रोहतक। ठीक है, दोबारा से बोला, इन महाभारत Which of the following city of Haryana is described? Then your answer is रोहतक। ठीक है, दूसरा मैंने बताया नकुल ने किन 2 शहरों को जीता था? रोहतक और सिरसा को जीता था। हिंदी में क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स कि महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस शहर का वर्णन है, तो अभी आपका आंसर क्या था? रोहतक था। अब स्टूडेंट इससे जुड़े 2 क्वेश्चन और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू विच पुराण राजा कुरु प्लफ्ड द्वैत फॉरेस्ट ऑफ कुरुक्षेत्र। हिंदी वाले बच्चे मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखना तो क्वेश्चन लिख लेंगे। किस पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बार बार पीछे करके देख लीजिए जो क्वेश्चन बोला है, आंसर आएगा आपका वामन पुराण। तो ये आपको याद रखना है, वामन पुराण। जब कौरवों का साम्राज्य समाप्त हुआ तो वहां पे लास्ट में क्वेश्चन आता है, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पूछता है कि आफ्टर कुरु who got married with धीवर गर्ल। हिंदी में बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। कुरु के बाद किस 16वें राजा ने धीवर कन्या के साथ विवाह किया? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है शांतनु। शांतनु 16वें शासक थे। इन्होंने
धीवर कन्या के साथ विवाह किया था। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने तो अभी 2 बुकों के नाम लिए, मैंने लिखवाना था सिर्फ ये कि हर्षचरित में से श्रीकंठ जनपद कहते हैं और महाभारत में से बहुदानक्य कह के पुकारा गया। लेकिन इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर चीजों को जोड़कर पढ़कर ऐसे ही याद कर लोगे तो चीजें एक लिखोगे 2 याद आएंगी। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा तरीका है याद करने का। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बुक है पुष्पदंत। ऐसे पूछ ले कि पुष्पदंत में हरियाणा को क्या कहकर पुकारा गया है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो पुष्पदंत, पुष्पदंत में से हरियाणा कहकर पुकारा गया है। कई जगह आपको इसको हरियाणु भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो पुष्पदंत में क्या कहकर पुकारा गया से हरियाणा। तो यहाँ पे आपको ने चीजें सीखी कि किस बुक में क्या कह के पुकारा गया, दूसरा आपने देखा कि किस विद्वान ने हरियाणा को क्या नाम दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। अब स्टूडेंट्स आप सभी को पता है इतिहास को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं। पहले आता है प्री हिस्टोरिक, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक, यानी कि इसको आप बोलते हो प्राक इतिहास और इसे आप बोलते हो अधो इतिहास। मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें आपके लिए स्टोन एज, पाषाण काल काफी इंपॉर्टेंट है। उस पाषाण काल के ऊपर 1-2 क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। स्टोन एज में हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रमाण मिले हैं कि उस समय हरियाणा पाषाण काल के समय भी एग्जिस्ट करता है। तो स्टोन एज के प्रमाण 2 जगह से मिले हैं। एक तो आता है अरावली एरिया, अरावली क्षेत्र, और दूसरा है शिवालिक एरियाज। शिवालिक की पहाड़ियाँ आपने सभी ने सुनी होगी, शिवालिक एरिया, शिवालिक क्षेत्र। इन दोनों जगह से प्रमाण मिले हैं। जो शिवालिक वाला एरिया है यहाँ पे पूरे टोटल कितने प्लेस हैं स्टूडेंट्स, 10 प्लेसेस हैं जहाँ से पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं, पत्थर के बने हुए हथियार मिले हैं या औजार मिले हैं। कितनी जगह से, टोटल 10 प्लेसेस से मिले हैं। ठीक है, अरावली एरिया कहाँ पे आप सभी को पता है, ये आपका गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको पता है आपका पंचकुला, पिंजौर इस एरिया में फैला हुआ है। तो इसमें ऐसे जैसे स्टोन एज के प्रमाण बहुत सारे प्लेसेस से मिले हैं, तो वो उन प्लेसेस का नाम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये प्लेस कहाँ पे है, तो मैं 3-4 प्लेस लिख रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अरावली जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग अरावली एरिया में आपको 2 जरूर याद रखने हैं। एक जगह का नाम है फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका। जो फिरोजपुर झिरका है यहाँ से भी स्टोन एज के प्रमाण मिलते हैं। तो फिरोजपुर झिरका आता किस डिस्ट्रिक्ट में है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए मेवात के अंदर है ये। इसी तरह से कोटला, यहाँ से भी प्रमाण मिलते हैं, तो ये अरावली एरिया में काउंट होता है। दिल्ली, दिल्ली के अंदर है कोटला। ये दोनों जगह याद रहनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी हैं जैसे कि पिंजौर, कालका, सुकेतड़ी, पिंजौर, कालका, सुकेतड़ी। सुकेतड़ी आपसे पेपर में पूछे कहाँ पे है, तो पंचकुला के अंदर है। सुकेतड़ी कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। यहाँ मैंने 3 लिखे, टोटल 10 प्लेसेस हैं जहाँ से ये प्रमाण मिले हैं। किसके अंदर काउंट होते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों के एरिया में काउंट होते हैं, ऊपर वाले अरावली एरियाज में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये प्री हिस्टोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको सिर्फ बोलकर लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में, नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पे एक्सकेवेशन हुई है ना, उत्खनन हुआ है, उसका श्रेय किसको जाता है। ठीक है, पाषाण काल के प्रमाणों के उत्खनन कहाँ पे, ये आपका जो पिंजौर में हुआ है, मतलब शिवालिक एरियाज में हुआ है। तो स्टोन एज का जो उत्खनन हुआ है, इस खुदाई का क्रेडिट किनको जाता है, किन्होंने करवाई थी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। अब बात करेंगे जी प्रोटो हिस्टोरिक टाइप की। तो प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली है सिसवाल सिविलाइजेशन और दूसरी है हड़प्पा सिविलाइजेशन। यानी कि
सीसवाल सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सीसवाल सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। अब चीजों को ध्यान से याद रखना है। सीसवाल सभ्यता बिल्कुल हड़प्पा का ही एक प्रकार से आप कह सकते हो भाग है। तो इनके जो प्लेसेस हैं हम कुछ इस तरह से बात करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी सभ्यता है, उसके प्रमाण कहाँ कहाँ पे मिले हैं और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पार्ट मिला है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस नदी के किनारे था, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सीसवाल सभ्यता के बारे में पहले लिख रहा हूँ। सीसवाल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सीसवाल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? हिसार में। ये सभ्यता कहाँ फैली थी? हिसार जिले में। अब स्टूडेंट्स दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ के कि इसकी जो खुदाई हुई थी, इसकी खुदाई का श्रेय किसको जाता है? तो आप लिख लीजिए एक बार, प्रोफेसर हैं वो, प्रोफेसर डॉक्टर सूरजभान को जाता है। जो सूरजभान डॉक्टर हैं ये कहाँ थे? प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में थे। कहाँ पर थे? पंजाब यूनिवर्सिटी में थे। तो इन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई थी, तो इनको इनका क्रेडिट जाता है। तो प्लीज एक बार नोट डाउन कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सीसवाल सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी को पता ही है, किसको जा रहा है क्रेडिट? डॉक्टर सूरजभान को। ठीक है, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट आता है हमारी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बारे में नोट डाउन करते चलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग संकेत यूज करते थे उसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्क्रिप्ट है यानी कि इसकी जो लिपि है उसको हम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी लिपि जिसको भावों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उस टाइम हम सिंबल भेजते हैं, स्माइलीज भेजते हैं, कभी एंगर वाला, कभी गुस्से वाला, कभी खुशी वाला। तो वहां पे आप कुछ लिख के नहीं बता रहे हो, अपने चेहरे बनाकर बता रहे हो कि इस टाइम मेरा मूड ऐसा है। ठीक है, तो भावात्मक लिपि का प्रयोग इसे बोलते हैं, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हड़प्पा सभ्यता को आप क्या बोलते हो? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं इसको, क्योंकि इस समय पे कांसे का उपयोग होना शुरू हुआ था, कांसे के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कांसा दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक तो कॉपर और दूसरा टिन। ठीक है, तांबा तथा टिन, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है? कांसा होता है, यानी कि ब्रोंज होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से एक, कि इसमें जो टिन है ना, हु डिस्कवर टिन, टिन की खोज किसने की, एंड हु यूज इट फर्स्ट टाइम। ये दोनों क्वेश्चंस के उत्तर बताना, ये कमेंट करके, ये आपके होमवर्क है साथ के साथ। कांसे की खोज, कांसे के अंदर जो टिन प्रयोग होता है उसकी खोज किसने की, ठीक है, और उसको पहली बार प्रयोग में किसने लाया, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब स्टूडेंट्स बोलते बोलते लिख लीजिएगा। एक तो ये है कि स्टूडेंट्स ये किन दो जानवरों को, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन दो जानवरों को पालतू नहीं बना पाए थे? एक तो घोड़ा और एक हाथी। ठीक है, घोड़े और हाथी को एक पालतू जानवर के रूप में उपयोग नहीं कर पाए थे। ये किससे अपरिचित थे? बाघ या शेर, ठीक है, लोयन या टाइगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये अपरिचित थे, इस जानवर से। अब हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ प्लेसेस हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले, उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लिख देता हूं, किस जिले से क्या मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट जिला आता है जी फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद से हमें क्या क्या मिला है, फतेहाबाद में कौन कौन से प्लेस हैं जहां से हमें प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है बनावली, एक तो ये याद रहना चाहिए, बनावली से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा कुणाल,
कुनाल कहाँ पे है? रतिया फतेहाबाद के अंदर है, तो यहाँ से भी हमें प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स भिरडाना, ये भी किस में आता है? फतेहाबाद में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगली डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूँ, भिवानी। भिवानी में कौन सी जगह से प्रमाण मिले हैं? वो है मिताथल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, मिताथल। इसके बाद स्टूडेंट्स हिसार डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हिसार से कौन सा प्लेस है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, यहाँ से प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रोहतक की, रोहतक से काफ़ी प्लेसेस हैं, जैसे कि फरमाना, फरमाना खास, जिसके अंदर छोटा सा गांव आता है दक्ष खेड़ा, फरमाना खास। इसके अलावा गिरावड़, और मदीना। ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिस्ट बना के दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ों को याद रख पाएं। अगर इसके बाद बात करें कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्रा वहाँ से भी दो जगह आती हैं आपकी, एक है दौलतपुर, ठीक है, दौलतपुर, और भगवानपुरा, भगवानपुरा। यहाँ से भी हमें क्या मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लास्ट है स्टूडेंट्स एक जगह बालू, बालू का बस इतना याद रखना है, कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। कहाँ पे है? कैथल जिले में। तो ये मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दी जो आपके बहुत काम आएगी। फतेहाबाद में है बनावली, कुनाल, इसके अलावा भिरडाना, भिवानी में मिताथल, हिसार में राखी गढ़ी, और रोहतक के अंदर फरमाना खास, गिरावड़, मदीना, कुरुक्षेत्र में दौलतपुर और भगवानपुरा, और बालू जगह किस जिले में आती है, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है स्टूडेंट्स? कैथल में आती है। ठीक है, तो ये कुछ हैं, इनको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ता हूँ, वन बाय वन इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मिताथल, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, मिताथल। तो सबसे पहले प्लेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिताथल। मिताथल ये कहाँ पे है बच्चों? भिवानी में है। और स्टूडेंट्स इसकी खोज का श्रेय भी किसको जाता है? डॉक्टर सूरजभान को जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन का। और स्टूडेंट्स यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट, एक तो आपको याद रखना भिवानी, सूरजभान, और यहाँ से क्या मिली है? कॉपर एक्स, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी। एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट प्लेस लिखूंगा मिटा के, काफी लेंथी है अगला। तो मिताथल के बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स बनावली। तो बनावली के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आई थिंक लाइट्स ऑफ हो गई हैं, तो आगे करते हैं इसके। तो लेक्चर को हम अपने पॉज कर लेते हैं। कौन सा था? ओके, तो आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ स्टूडेंट्स, पता नहीं चल रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, बीच में लाइट ने हमें परेशान कर दिया था। चलिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते थे। हम मिताथल को लिख चुके थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, उसमें नेक्स्ट आता है बनावली। बनावली में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं देखिएगा। तो पहली बात तो ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में। दूसरा स्टूडेंट्स, ये किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती। तो सरस्वती, फतेहाबाद वाले जो मोस्टली आएंगे वो सरस्वती से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा इसकी खोज किसने की? आर.एस. बिष्ट ने। तो आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रूफ मिले हैं वो मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से स्टूडेंट्स एक तो जौ के साक्ष्य मिले हैं, बारले।
और स्टूडेंट्स यहाँ से मिट्टी का हल, ठीक है। तो प्लफ पोट्री भी बोल सकते हो या फिर प्लफ मेड अप ऑफ सोयल। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट, इनके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से स्टूडेंट्स जुता हुआ खेत, प्लफ्ड फील्ड, मार्क ऑफ व्हील ऑफ बुल कार्ट, बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी यहीं से मिले हैं। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्तियां, स्कल्पचर ऑफ मदर गोडेसेस, ये भी यहाँ से मिले हैं। स्टूडेंट्स अग्नि वेदियाँ, इसके बाद अग्नि वेदियाँ भी यहाँ से मिले हैं। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। अब यहाँ से एक जानवर भी मिला है स्टूडेंट, सॉरी जानवर नहीं कहेंगे, हमें यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए ना, उन सिक्कों पे एक विचित्र स्ट्रेंज एनिमल, विचित्र जानवर का रिप्रेजेंटेशन है। वो जानवर को अगर आप अपर साइड से देखो, धड़ की तरफ से देखो तो शेर के जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब उसके सींग देखते हैं तो वो बैल की तरह है। तो वो एक विचित्र जानवर मिला है। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, तो इन पॉइंट्स को आप मेरे बोलने से लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक जो मुद्राएं मिली है ना, उनके ऊपर एक विचित्र जानवर है जिसका धड़ यानी कि अपर पार्ट शेर जैसा है और उसके सींग कैसे हैं, बैल जैसे हैं। तो ये चीजें आप लिख लीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो। एक आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट प्लेस के बारे में बातें करेंगे। करिए एक बार नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या पूरा हुआ, बनावली पूरा हो गया। बनावली के बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है प्लेस हमारा कुनाल। तो कुनाल भी कहाँ पे है, जैसा कि मैं आपको लिखवा चुका हूँ, फतेहाबाद में है। कुनाल रतिया इसमें एक सब जगह आएगी। तो स्टूडेंट्स ये भी किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है स्टूडेंट्स, 2 रॉयल क्राउन, 2 शाही मुकुट मिले हैं। और स्टूडेंट्स बाणागर मिले हैं। यहाँ से बाणागर तीर के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ बो, तीर चलाए जाते थे जो। स्टूडेंट्स उसका शेप कैसी मिली है फ्रंट पार्ट ऑफ बो की, वो उल्टा वी है, ठीक है। नॉर्मली तीर क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, ये वाला तीर है। तो उल्टे वी के शेप में फ्रंट पार्ट मिला है किसका, बो का। कहाँ पे, कुनाल में, ठीक है। जो कुनाल जगह है इसकी खुदाई का श्रेय किसको जाता है, GS खत्री और M आचार्य। GS खत्री और M आचार्य को इसकी खुदाई का क्रेडिट जाता है, इसके उत्खनन का या डिस्कवरी का, जो भी आप बोलना चाहें। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर जो आपको याद रहना चाहिए, वो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी तक पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऐसे पूछे कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी जगह है, ठीक है, तो मैं इसको बोल के बिल्कुल स्लोली लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। हरियाणा में ऐसे हरियाणा में कह के पूछे या निम्न में से कौन सी जगह कह के पूछे कि वो स्थल का नाम बताएं जहां से हड़प्पा के तीनों चरणों की, हड़प्पा के विकास के तीनों चरणों की जानकारी मिलती है। साइट विच शोज द ऑल 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन।
तो इसको बार बार देखते रहेंगे बैक करके, तो आप क्वेश्चन लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी जगह है, वो कुनाल है फतेहाबाद में, जहां से हड़प्पा के तीनों चरणों के विकास की जानकारी मिलती है। ऑल 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखती है। तो यहाँ पे क्या थे वो 3 चरण, पहला था पिट ड्वेलिंग, मतलब सब पहले हड़प्पा वालों ने क्या किया, गड्ढे टाइप घर बनाने शुरू किए, गड्ढे वाले गड्ढे घर। उसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर, इन्होंने आयताकार घर बनाने शुरू किए, आयताकार घर। और थर्ड स्टेज थी जो डेवलपमेंट की, वो थी स्क्वायर, यानी कि वर्गाकार घर बनाने शुरू किए गए। तो स्टूडेंट्स ये तीनों स्टेज डेवलपमेंट के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, वो कुनाल में मिल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है जो, उसका नाम है भिरडाना। भिरडाना भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी स्थल का नाम बताओ हरियाणा के अंदर कौन सा है, तो यही है वो भिरडाना, ओल्डेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हिंदी में बोल रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल जो हरियाणा में है वो कौन सा है, भिरडाना है। ये आपको याद रखना है। ये भी स्टूडेंट्स कहाँ, फतेहाबाद में, और ये भी किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, एल.एस. राव को जाता है। किसको जाता है, एल.एस. राव को। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, साइट, जैसे वहां तो मैंने बोल के लिखवा दिया था, यहाँ लिख रहा हूं, साइट विच शोज स्ट्रीट सिस्टम एंड वेल्स एट घग्गर रिवर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि उस स्थल का नाम बताओ जहां पर सड़क प्रणाली, उस स्थल का नाम बताओ जहां पर सड़क प्रणाली तथा कुएं देखने को मिलते हैं घग्गर नदी के किनारे। उस स्थल का नाम बताएं जहां पर सड़क प्रणाली तथा कुएं देखने को मिलते हैं घग्गर नदी के किनारे। तो भी आपका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा भिरडाना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, भिरडाना हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने आपको लिखवा दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साथ ही साथ अपडेट करता हुआ चल रहा हूं, लिखते जाइएगा। अब भिरडाना के बाद नेक्स्ट जो जगह आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी स्टूडेंट्स कहां पे है, हिसार में। कहां पे, हिसार में। दूसरा स्टूडेंट्स वो सरस्वती नदी के किनारे थे, ये किसके किनारे है, दृश्यदवती। दृश्यदवती नदी के किनारे है ये स्टूडेंट्स। दृश्यदवती का दूसरा नाम क्या है, चेतांग नदी। चेतांग नदी, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है। राखी गढ़ी को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, पाकिस्तान, गुजरात और सभी जगह के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, वो राखी गढ़ी है। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि कितना बड़ा है, इसका एरिया तो बताएं। तो वो पहले था स्टूडेंट्स 300 हेक्टेयर, अब बढ़कर कितना हो गया है, 350 हेक्टेयर हो गया है इसका एरिया। जब इसका एरिया 300 हेक्टेयर था उस समय इसके अंदर कितने टीलों की खोज हो चुकी थी, 7 टीलों की खोज हुई थी। 7 माउंट खोजे गए थे। अब इसके अंदर 2 माउंट और खोज दिए गए हैं, तो मिलकर टोटल टीले कितने हो गए, 9 टीले हो गए हैं। 2 टीलों का क्षेत्रफल बढ़ने से इसका एरिया बढ़ गया है, 350 हेक्टेयर हो गया। टोटल 9 माउंट है इसके अंदर, तो इसलिए इसका एरिया कितना हो गया है, 350 हेक्टेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन का और इसका एरिया कितना हो गया, 350 हेक्टेयर हो गया। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही पूछ ले कि जो 2 नए टीले खोजे गए हैं और इसका जो एरिया बढ़ा है, इसका क्रेडिट किन को जाता है, तो वो 3 संस्थाएं हैं जिनको इसका क्रेडिट जाता है। पहला है जी हरियाणा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हरियाणा पुरातत्व विभाग। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे बोलने से, हरियाणा पुरातत्व विभाग। दूसरा जाता है जी
डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, पुणे का डंकन कॉलेज। और तीसरा इसमें योगदान किसने दिया था? सियोल नेशनल कॉलेज, SEOUL, सियोल नेशनल कॉलेज। सियोल नेशनल कॉलेज से आपको याद आ जाना चाहिए, सियोल किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की राजधानी है। तो उसको जाता है क्रेडिट इन तीनों को। तो ये तीनों चीजें भी नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। अब बात करें प्रमाण की, क्या क्या प्रमाण मिले यहाँ से? तो यहाँ से हमें व्हीट एंड राइस, गेहूं तथा चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या मिला है? ईंटों का अन्नागार मिला है, जहां फसल को स्टोर करके रखते हैं हम, ठीक है। ग्रेनरी गोडाउन मिला है, मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि यहां से किस किस चीज के प्रमाण मिले हैं। जल्दी से नोट डाउन कर दो इसको। अब स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट इसका, जैसे मैं हर एक की खोज का श्रेय बताता चल रहा हूं, तो याद रखना इसकी खुदाई का श्रेय किसको जाता है? राखी गढ़ी का वो थे अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ। तो यहाँ पे हमारा राखी गढ़ी पार्ट भी पूरा हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स भगवानपुरा, भगवानपुरा। तो जो भगवानपुरा वो कहां पर है स्टूडेंट्स? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहां से याद रखना आपको क्या मिला है, भगवानपुरा हमारा कुरुक्षेत्र में आता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं KUK। और यहां से मिले हैं आपको बेंगल्स, बेंगल्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड ग्लासेस, ठीक है। कांच व तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां कहां से मिली हैं स्टूडेंट्स? भगवानपुरा से, आपको याद रहनी चाहिए। इसी तरह से कुरुक्षेत्र का दूसरा कौन सा लिखवा था मैंने आप लोगों को? दौलतपुर। दौलतपुर से क्या मिला है स्टूडेंट्स? ये भी किसके अंदर आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। दौलतपुर भी KKR लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म, कुरुक्षेत्र के अंदर आता है स्टूडेंट्स। दौलतपुर से हमें क्या मिला है? स्टैंप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की मोहरें मिली हैं, ईंटों की मोहरें, तो सील भी बोल देते हैं जिन्हें, वो भी कहां से मिली है हमें? दौलतपुर से। ये दोनों कुरुक्षेत्र के स्थल हो गए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा बालू जगह मैंने आपको लिखवाई दी है, कैथल से। तो इसके बाद रह जाते हैं रोहतक के। रोहतक में पहला है फरमाना खास, फरमाना खास। ये दक्ष खेड़ा इसमें एक जगह का नाम है जो मैं आपको अपडेट कर चुका हूं। फरमाना खास में क्या याद रखना है? सबसे पहले ये रोहतक के अंदर आता है। और स्टूडेंट सबसे पहला एविडेंस यहाँ पे रिलिक ऑफ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं हमें यहाँ से, ठीक है। कब्रिस्तान के अवशेष, कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं यहाँ से हमें। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रहना चाहिए, जहाँ पे दफनाया जाता था उनके साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मृद भांड रखे हुए मिले हैं, पोटरी मिली है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से स्टूडेंट्स मानव खोपड़ी मिली है, ह्यूमन स्कल। इसके अलावा यहाँ से मिले हैं चित्रित मृद भांड, चित्रित मृद भांड, ठीक है। पिक्टोरियल पोट्री ये भी यहां से मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ के। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फरमाना के बाद यहाँ पे मदीना, जिसका मैंने याद करवाया था, सिर्फ रोहतक में है, ये याद रखना है। इसके बाद लास्ट है गिरावड़। गिरावड़ भी किस में आता है? रोहतक में आता है। गिरावड़ से क्या मिली है? फर्नेंस ऑफ पोट्री, जहां पे मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है, ठीक है। मृद भांड
पकाने की भट्टियां, मृद भांड पकाने की भट्टी के कहाँ से मिली है? वो मिली है गिरावट से, और ये किस में आता है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये स्थल। तो ऐसे जिले के नाम से पूछ ले तो भी आपको अपडेट हो जाना चाहिए, और वैसे पूछ ले तो क्या चीज मिली यहाँ से वो भी आपको अपडेट हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे प्लेसेस है जो मैंने आपको अपडेट किए, किससे रिलेटेड? हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे याद रहने चाहिए। ट्रिकी वे में करवाया है, कौन से जिले में कौन कौन से हैं, फिर कहाँ से क्या क्या मिला है। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे है, और इसके अलावा कि वहां पे क्या अवशेष मिले। चलो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूं, एक बार से नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब कर रहा हूं। आपने मुझे ये बताना, जो दौलतपुर है ना, जगह लिखवाई मैंने कुरुक्षेत्र में, वो किस नदी के किनारे? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, दौलतपुर किस नदी के किनारे पे बसा है ये आपने मुझे बताना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हड़प्पा जब खत्म होती है तो हड़प्पा का अंत हो जाता है। तो हड़प्पा के पतन का कारण क्या था? तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग पतन का कारण बताते हैं। एक साइंटिस्ट थे जॉन व्हीलर, दूसरे थे मैक्स मूलर। जॉन व्हीलर ने कहा कि इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यन का आगमन, उनकी वजह से खत्म हुई हड़प्पा सभ्यता, और ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण खत्म हुई सभ्यता, ये किसका कहना था? मैक्स मूलर का था। तो स्टूडेंट्स हम इसको मान लेते हैं कि आर्यन के आगमन के कारण अगर ये खत्म हुई है तो आर्यंस आ जाते हैं इसके बाद। अब क्या होगा हिस्ट्री में? किसकी एंट्री हो गई है? आर्यंस की। आर्यंस जब खत्म हो गए उन्हीं से कौन सा वंश बनेगा? पुरु वंश बनेगा, पुरु वंश। और पुरु के बाद कौन आएंगे? कुरु आएंगे, कुरु वंश आएगा, कुरु डायनेस्टी आएगी। पुरु डायनेस्टी के बाद उसके बाद क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? महाभारत हो जाएगी, महाभारत। और उसके बाद फिर भारत के अंदर क्या शुरू होंगे? गणराज्य शुरू होंगे, एम्पायर्स शुरू होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको गणराज्य करवाऊंगा। अब थोड़ा सा ये जो बचा हुआ पार्ट है ये पढ़ लीजिए इस वीडियो में, यानी कि आर्यंस ने क्या किया था, आर्यंस का पुरुवंश से क्या रिलेटेड है इंपॉर्टेंट, कुरुवंश से क्या रिलेटेड है, और महाभारत से क्या रिलेटेड है, तो ये कर लीजिए इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, गणराज्य के बारे में। तो स्टूडेंट्स पुरुवंश से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है कि पुरु का महान राजा कौन हुआ है? पुरु डायनेस्टी में सुदास, एक राजा था सुदास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बोल के लिखवा रहा हूँ। सुदास जो राजा था इसने एक दिग्विजय अभियान चलाया था। ठीक है, इसमें सुदास जो राजा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे किस भरतवंशी राजा ने दिग्विजय अभियान चलाया था? ठीक है, विच किंग स्टार्ट द दिग्विजय कैंपेन? तो आपने आंसर देना है सुदास ने। ठीक है, इसके अलावा सुदास का युद्ध हुआ था भाई 10 राजाओं के साथ। ठीक है, तो एक तरफ क्या थे? 10 राजाओं का संघ था, 10 किंग्स थे। एक तरफ अकेले कौन थे? सुदास राजा थे। अगर आपसे पूछे कि सुदास राजा का पुरोहित कौन था, यानी कि पृष्ठ कौन था, और 10 राजाओं का पृष्ठ कौन था, पुरोहित कौन था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 10 राजाओं के जो पादरी थे, पुरोहित थे, वो थे विश्वामित्र, और इनके थे वशिष्ठ। इसमें जीता कौन भाई? सुदास, सुदास की जीत हुई थी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, तो वो था रावी नदी। रावी नदी पर यह युद्ध लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिख के नोट डाउन करिए इसे जल्दी से। अब स्टूडेंट्स रावी नदी पर इसे लड़ा गया था। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रावी नदी का पुराना नाम दे देंगे यहाँ पे, तो परुषणी नदी के नाम ऐसे कह के पूछ लेना, रावी नदी ऑप्शन में ना आए तो रावी को आप परुषणी नदी कहते हैं। पुराना नाम क्या है इसका? परुषणी नदी। तो ये पूछ रहे 10 राजाओं का युद्ध सुदास के साथ कहाँ पे हुआ था? रावी नदी। रावी नदी ऑप्शन में ना हो तो परुषणी हो तो परुषणी को आपने टिक कर देना। ठीक है, इनका फिर अंतिम राजा आता है स्टूडेंट सवर्ण। सवर्ण के बाद कौन सा वंश आ जाता है? कुरु आ जाता है। कुरु वंश किससे शुरू हुए थे? पुरु और पांचाल की बॉन्डिंग से। ठीक है, तो कुरु वंश में आपको पता है महाभारत होती है कौरव और पांडवों के बीच में। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि महाभारत का युद्ध कितने समय तक चला था, तो याद रखिएगा 18 दिन तक चला था। जो ये बोल रहा हूं वर्बली पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। महाभारत के युद्ध के दौरान ही क्या
उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, गीता का उपदेश दिया था किस स्थान पर दिया था? ज्योतिसर। ज्योतिसर नाम की जगह पे उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। किसको दिया था स्टूडेंट्स? अर्जुन को दिया था। ठीक है, तो ये महाभारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब स्टूडेंट्स हमारे 4 वेद हैं, उनके अंदर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं हर एक के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, वो बताऊंगा मैं अभी। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद, और लास्ट है अर्थवेद या अथर्ववेद भी बोलते हैं आप इसे, अर्थवेद या अथर्ववेद। स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि जो ऋग्वेद है ना उसमें आपको धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जो यजुर्वेद है उसमें आपको यज्ञ की जानकारी मिलती है, पूछा जाता है ना कि किस यज्ञ में क्या बताया गया। सामवेद में आपको संगीत की जानकारी मिलती है, और अर्थवेद में आपको जादू टोना यानी ब्लैक मैजिक की जानकारी मिलती है। ये चारों पॉइंट जो मैंने बोल के लिखवाए बार बार पीछे करके लिख लेना, अपना बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सारी चीजें। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं, ब्राह्मण एपिक हैं जो इनमें, तो वो कौन सी 2 हैं? तो इसके अंदर है ऐत्रेय और कौस्तकी, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, आपको दोनों याद रहने चाहिए, ऐत्रेय एंड कौस्तकी। इसी तरह से यजुर्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, और दूसरा है तैत्रेय। तो शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? वो है यजुर्वेद का, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय। ऐसे स्टूडेंट सामवेद में पंचविश ब्राह्मण है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है जो, तो पंचविश ब्राह्मण। इसके बाद स्टूडेंट्स अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको आप बोलते हो गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये रामगाथा लिखने का फायदा क्या है स्टूडेंट्स? पेपर में ऐसे एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कि ये किसका ब्राह्मण एपिक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस, जैसे ऐसे पूछ लेगा कि पंचविश ब्राह्मण है, उसमें हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो वो मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ लिखवा दिया, आपने नोट डाउन कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है। चलिए अब इसको देख लेते हैं साथ के साथ, तो वो मैं आपको बता देता हूं अभी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को ब्रह्मवेदी कहकर पुकारा गया, ब्रह्मवेदी, ब्रह्मवेदी कहकर पुकारा गया है। किसको? हरियाणा को। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, और दूसरा हमारा कौन सा था? ऐत्रेय ब्राह्मण था। शतपथ ब्राह्मण तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे कुरु कहकर, कुरु प्रदेश कहकर पुकारा गया, कुरु प्रदेश कहकर पुकारा गया। शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा वामन पुराण और क्या है? महाभारत। वामन पुराण तथा महाभारत में इसे युद्ध की स्थली, युद्ध का स्थल कहकर पुकारा गया है, साइट ऑफ वॉर, युद्ध का स्थल कहकर पुकारा गया है। ये आपको याद रखना है, ये अलग अलग जगह पे ये नाम दिए गए, इंपॉर्टेंट आप चीज आप लोगों के लिए जानना, तो ये आप लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स आगे थोड़ी स्टोरी सुना देता हूं
कि महाभारत में अभिमन्यु का बेटा बचता है। अभिमन्यु के बेटे का क्या नाम होता है फिर? परीक्षित। महाभारत जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, आर्यन आए, आर्यन के बाद कुरु, पुरु, पुरु के बाद कुरु, कुरु के बाद महाभारत हो जाती है। महाभारत खत्म होने के बाद कौन बचता है? अभिमन्यु का बेटा परीक्षित बचता है। तो परीक्षित फिर अपना राज चलाता है। तो पेपर में एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है कि परीक्षित ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? परीक्षित ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? असंध को, जो सफीदों के पास है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। हाल ही में अगर पूछे कि परीक्षित की राजधानी किस जिले में आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जी करनाल के अंदर आती है। तो असंध कहाँ पे है? करनाल जिले के अंतर्गत आता है। अब परीक्षित के बाद राजा हुए हैं जन्मेजय। जन्मेजय, जन्मेजय। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इनके पिता को सांप ने काट लिया था, तो इन्होंने एक सर्प दमन यज्ञ करवाया था। सर्प दमन यज्ञ, वो कहां पर हुआ था? सर्प दमन यज्ञ वो करवाया गया था सफीदों, ये हरियाणा में एक जगह है। सफीदों का ऐसे पेपर में ये भी कह के पूछा था, सफीदों का पुराना नाम क्या है? तो सर्प दमन था। तो यहाँ पे करवाया था। जब सर्प दमन यज्ञ हुआ तो वहां पे ब्रह्मा प्रकट होते हैं कि सर्प दमन यज्ञ में क्या किया जा रहा था? सारे सांपों को यज्ञ के अंदर भस्म किया जा रहा था। तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं क्योंकि वो बदला ले रहा था ना, जन्मेजय के पिताजी को सांप ने काटा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण लोग आप क्या कर रहे हो? आपका ये काम नहीं है, आप तो उपकार करने के लिए बने। तो ब्राह्मण ऐसे इस समय पे क्या कहते हैं कि आज से हम इन कामों को त्यागते हैं जो जीव हत्या के खिलाफ हैं, मतलब ऐसे कार्य नहीं करेंगे। तो इन लोगों को आगे बाद में त्यागी कहा गया, जो आप सरनेम लगाते हैं ना, त्यागी। तो स्टूडेंट्स, ब्राह्मणों के साथ फिर जन्मेजय का युद्ध होता है और ये हार जाते हैं, ठीक है। तो इनके बाद एक राजा बनते हैं सप्तनिक। सप्तनिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तनिक ने अपनी राजधानी किसको बनाया, कैपिटल किसको बनाया? तब आपका आंसर आएगा जी तक्षशिला। तक्षशिला को इसने अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। कहाँ तक? अगले चैप्टर में हम एम्पायर्स, गणराज्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन से गणराज्य आएंगे? जैसे कि पहला गणराज्य आएगा आपका मौर्य, मौर्यन एम्पायर्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो स्टडी करेंगे। इस वीडियो के लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास 2 से 3 वीडियो में पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ अच्छे तरीके से, कैसे समझ के आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अगर मैं सीधा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाता तो बहुत जल्दी ये पार्ट कवर हो जाता, बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, चीजों को समझ कर ही पढ़ना चाहिए ताकि आप कभी ना भूलें। राइट ब्रेन से याद करो बजाय कि लेफ्ट ब्रेन से। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के आप आंसर देंगे, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। आगे मैं हरियाणा जीके के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर थोड़ा और ज्यादा पसंद आई है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।